इतनी मनीष कश्यप की हैसियत नहीं है कि उसके लिए मैं अपना पैसा खर्चा करके पटना आऊँ। मैं आया हूँ बेगूसराय के लिए, वहाँ पे 2 बच्चियों के साथ गलत हुआ है, उनको मिलूँगा, उनसे उनके परिवार को मिलना है, कुछ सहायता है चलो वो बिहार करेंगे। कहा जाए, ठीक है, मनीष जी को, जो मनीष जी हर एक मुद्दा पे अगर यार दिल्ली में आप लोग किसको भी जी लगा देते होगे। भगौड़ा साला वो काहे का जी, वो अपना भाग रहा है। लेकिन मैं इतनी मनीष कश्यप की हैसियत नहीं है कि उसके लिए मैं अपना पैसा खर्चा करके पटना आऊँ। मैं आया हूँ बेगूसराय के लिए, वहाँ पे 2 बच्चियों के साथ गलत हुआ है, उनको मिलूँगा, उनसे उनके परिवार को मिलना है, कुछ सहायता है वो करेंगे, वापस एक हमारे साथ आज खास मेहमान है, हालांकि बिहार के लिए भी खास मेहमान है, विनय दुबे जी। और विनय दुबे है कौन, आखिर किस पदार्थ का नाम है विनय दुबे, और आखिर विनय दुबे बिहार के लिए इतना लड़ते ही क्यों है। विनय दुबे का घर यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे योगी जी का राज है। तो विनय दुबे का तो ऐसा कुछ नहीं है कि विनय दुबे महाराष्ट्र में रहते हैं। विनय दुबे का घर यूपी में है, महाराष्ट्र में रहते हैं और बिहार के लिए इतना लड़ाई लड़ते हैं। आखिर बात क्या है, आज मेरे सामने है विनय दुबे जी और इन्हीं से वार्तालाप होगा, बातचीत होगा, आखिर ऐसा क्यों है। स्वागत है आपको G20 न्यूज पे और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है सर, ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश मत करिए। भारत की आखिरी भूमि तक मेरा घर है, जहाँ गलत होगा वहाँ पहुँचूँगा। सर अभी आप बेगूसराय वाला जो कांड है, बच्ची का जिस तरह से बलात्कार किया गया, उस मामला को लेकर के सन ऑफ बिहार कहा जाए, ठीक है, मनीष जी को, जो मनीष जी हर एक मुद्दा पे अगर यार दिल्ली में। आप लोग किसको भी जी लगा देते होगे। भगौड़ा साला वो काहे का जी, वो अपना भाग रहा है। लेकिन मैं इतनी मनीष कश्यप की हैसियत नहीं है कि उसके लिए मैं अपना पैसा खर्चा करके पटना आऊँ। मैं आया हूँ बेगूसराय के लिए, वहाँ पे 2 बच्चियों के साथ गलत हुआ है, उनको मिलूँगा, उनसे उनके परिवार को मिलना है, कुछ सहायता है वो करेंगे, वापस मुंबई। अच्छा, विनय दुबे आखिर बिहार के लिए लड़ाई इतना लड़ते क्यों हैं आप। मैं बिहार के लिए कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ते हैं लेकिन एक राज्य आपको दिखाई देता है, मेरे लिए तो हिंदुस्तान ही है, भारत ही है, तो ये अलग नहीं है मेरे लिए। ये आपका जो है कहा जाए तो समाज में जिस तरह से आप सेवा करते हैं, ये सेवा हमको लग रहा है कि कई दिनों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप हाईलाइट हुए, हमको लग रहा है कि जिस समय कोरोना का पड़ताल चल रहा था और उसमें लगातार जो है बिहारियों, उत्तर प्रदेश वासियों को, अन्य राज्यों में जितने भी मजदूर हैं, जो भाई हैं, जो महाराष्ट्र में जाकर के काम कर रहे थे, उनको सेवा के लिए आप लगातार गुहार लगा, हालांकि इसके इस मामला के लिए आपको जेल भी जाना पड़ा। तो उस पे क्या मतलब कैसा ये हो गया कि आपको जेल भी जाना पड़ा और उस समय से आप निकले तो शेर की तरह लगातार आप दहाड़ रहे हैं। नहीं, मैं गलत थोड़ी कुछ किया था। आप जी। वहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो बिहारी या उत्तर भारतीय जो कह सकते हैं हम, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, वो लोग वहाँ पे दिहाड़ी मजदूर थे। डेली काम करो, डेली खाना खाओ। जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो वो भुखमरी पे आ गए और उनको खाना नहीं चाहिए था, उनको घर जाना था अपने परिवार के बीच। सरकार सुन नहीं रही थी तो बवाल करना पड़ा, और जब बवाल हुआ तो जेल तो जाओगे ही। तमिलनाडु का सर एक मामला सामने आया है और उसमें आप आपका लगातार शिकंजा, हमको लग रहा है कि लगातार ठग और बिहार पे रिपोर्ट का मामला चल रहा है। क्या मामला है सर ठग और बिहार को लेकर के। देखिए, पूरा षड्यंत्र जो था ना, ये बिहार सरकार को अस्थायी करने के लिए था। इसमें जो मुझे शुरुआती मेरे सोर्सेस से पता चला है ना, कि उसमें बीजेपी आईटी सेल खास तौर पर दिल्ली से ऑपरेट किया गया था। तेजस्वी को तमिलनाडु यात्रा को टारगेट करने का उनका मेन कैंपेन था। लेकिन जब ये वायरल हुआ, थोड़े बड़े लेवल पे गया, तो इसको राज्यों के बीच में लड़ाई दिखाने के लिए पूरा ताकत लगा दिया गया। और मनीष कश्यप जैसे जो मतलब बोलते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर हैं अभी भी देश में, जो कुछ पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाएँगे। उनको कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। आप समझिए ना, जो झगड़ा इन्होंने लगवाया है बिहार और तमिलनाडु के बीच में, अब यही मज़दूर जब तमिलनाडु जाएगा तो क्या वो सम्मान उसके दिल में रह जाएगा? एक तमिल उसको हमेशा शक की नज़र से देखेगा, और बिहारी के अंदर भी ये डर रहेगा कि ये मारेगा तो नहीं। तो ये जो आपस में लोगों के बीच में जो एक भय पैदा किया है ना, तो उसका खामियाज़ा इसको भुगतना पड़ेगा। वही मनीष जो दिल्ली में कोई कांड होता है तो तुरंत पहुंच जाता है, और वही मनीष आज बिहार की एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है उस समय नहीं पहुंचा और लगातार जो है बिहार छोड़कर कहीं कहीं भागा फिर रहा है। इस पे क्या कहें। देखिए, वो व्यापारी आदमी है सर। मैंने जब उसका कुंडली खंगाला है तो मुझे ये समझ में आया है कि वहीं जाता है जहाँ पे इसको बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी होती है। जहाँ पे कमाई का ज़रिया होगा वहीं पे बंदा जाएगा।
जितने भी हाईवे के टेंडर्स थे वहाँ पे जाके कमियां निकाल के फिर ठेकेदार से पैसा क्यों लेता था। टोल नाके पे गाड़ी को टोल ना लगे इसके लिए टोल की वीडियो बनाता था। कोई ऐसा एक प्रॉब्लम कि यूनिवर्सिटी में गया एग्जाम की आवाज उठाई हो तो एग्जाम टाइम पे होने लग गया, सड़कों की आवाज उठाई हो टाइम सड़क एकदम प्रॉपर हो गई, कोई भी काम उसने किया नहीं है। वो कभी भी मुझे ऐसा एक आदमी नहीं दिखा, एक ऐसा घर नहीं दिखा दलितों का या पासियों का जहाँ पे वो जाके उसने रिपोर्टिंग की हो। वो हमेशा उसी घरों में पहुंचता था जो ऑलरेडी अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। आपको उनकी आवाज बननी चाहिए जिसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। सारे टेलीविजन चैनल है, लगातार मनीष कश्यप का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, लगातार लाइव शो चल रहा है उनका, मनीष जी का। अब पता नहीं, ये नहीं पता चल रहा है कि ये सपोर्ट किया जा रहा है या फिर उनके पर्दाफाश किया जा रहा है, हमको समझ में नहीं नहीं, देखिए आसाराम का भी बहुत लाइव टेलीकास्ट चला था। आज आसाराम जी कहाँ हैं? तो लाइव टेलीकास्ट चलना दो तरीके से होता है, या तो आप निपटा ही दिए जाओगे कायदे से। मीडिया भी चाहती है कि ऐसे लोग समाज में न रहें, तो वो लोग भी दिखा रहे हैं चेहरा कि देखिए ये आदमी, सोचिए एक अदना सा आदमी जो अपने इलाके के लोगों का समर्थन नहीं ले पाया, वो खुलेआम एक सरकार को चैलेंज कर रहा है कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। वो सिर्फ भाजपा के दम पे उड़ रहा है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस इसके लिए आया कि बीजेपी कह रही है कि बेटा तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी की हालत ये है कि एक बार नींबू का पूरा रस निचोड़ गया तो तुमको कचरे में ही डालेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं छोड़ा तो ये कौन सा बड़ा भौकाल है। मनीष जो है अपने आप को सन ऑफ बिहार बताता है और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार बताता है, और अपने आप को बताता है कि बिहार के लेकर के बहुत सारे मैं काम काज किया हूँ, और 180 दिन का चुनौती हालांकि डिप्टी सीएम को दे जाता है। इस पे क्या राय? यार मेरे को पहली बात तो समझ में नहीं आई कि 180 दिन का जो चुनौती दिया तो 4 ही दिन में जमीन चाटने लग गया है। अभी भीख मांग रहा है कि मुझे फ्री एडवोकेट दे दो, मुझे ये करा दो। जो आदमी इतना पावरफुल है तो उसके लिए तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और बिहार के लिए कोई 4 काम गिना दे कि उस आदमी ने किया हो। मतलब मैं जान रहा हूँ 2017-18 से वो काम कर रहा है। ये तो है, दीपक रिक्शा वाला जो है, दीपक रिक्शा वाला घर से बहुत कहा जाए तो पावरफुल आदमी था। हालांकि उस व्यक्ति को जाकर सपोर्ट किया था कि इसके घर पे कुछ नहीं है, इसकी बहन विधवा पड़ी है, ये व्यक्ति शादी नहीं किया। हालांकि बाद में ये पता चला कि एक्सपोज मीडिया के द्वारा कि वही दीपक रिक्शा वाला क्या किया है कि शादी कर चुका है, इसकी बीवी है इसके साथ में, अपार्टमेंट भी लिया है, इसकी बहन लव मैरिज शादी भी की है और अच्छी तरह से ये सुकून जीवन जीता है। लेकिन वो समझ आता है और उसको वीडियो दिखाता है, फिर फोन देता है सर। परसेंटेज बनता है ना सर। जितना कमाई होगी वसूली होगी उसमें उसका हिस्सा बनेगा। अभी अयांश वाला करोड़ों रुपया घपला किया है। अभी तो अयांश का भी इंक्वायरी हम लोग बोले हैं बिहार पुलिस से करने के लिए कि उसमें वो बताया था कि अगर इसको 6 महीने में इंजेक्शन नहीं लगेगा लगेगा तो अयांश मर जाएगा। आज भी अयांश आराम से जी रहा है, आराम से चल रहा है। वो जो करोड़ों रुपया लोगों ने डोनेट किया उसका हिसाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आर्थिक अपराध शाखा जब बिहार इसकी जांच करेगी ना तो पक्का देश के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी। चाहे दीपक रिक्शा वाला हो चाहे अयांश हो, जहाँ परसेंटेज अच्छा तय होगा मनीष कश्यप जरूर पहुंचेगा। आप मुंबई महाराष्ट्र में बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी मनीष कश्यप की इतना कुंडलिया कैसे खंगार लेते हैं? कुंडली क्या, चोर आदमी का कुंडली हमेशा से बवाली रहता है, हर जगह खुला रहता है। अभी कहीं चोरी करेगा तो जहाँ चोरी हुआ तो चिल्लावा ही करेगा ना, तो बस वो आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाती है कि ये चोरी करके भागा है। अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है सर, और हिंदू राष्ट्र का मांग करता है भारत। सब चोर आजकल राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं, जिसको कुछ नहीं हो रहा वो भगवा डाल के बड़का राष्ट्रवादी। जितने भी आप सोचिए ना, अभी बलात्कार के केसेस हैं, हत्या के केसेस हैं, जब जेल जाना होता तो भगवा पहन ले। देखना ये भी जब गिरफ्तार होगा भगवा पहना होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि उसको पता है कल को जब जेल से आने के बाद उसको राजनीति भी करनी है। तो एक बीजेपी तो ऐसे पार्टी ऐसे लोगों को तो ढूंढती है जो कट्टर बलात्कारी हो, कम से कम 10-15 बलात्कार किया हो, डकैती किया हो, चोरी करके आया हो, हत्या किया हो। आप उठा लीजिए एमएलए एमपीओ की लिस्ट, 70% से ज्यादा दागी है। माँ का कहना है सर कि मेरा बेटा जो है शेर है और शेर जन्म लिया है। हाँ एकदम शेर है वो। उसी दिन मैं शेर समझ गया था जब वो अपने शिक्षक की पत्नी का ब्लाउज फाड़ा था। इतना बड़ा शेर पैदा किया इसकी माँ ने कि मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है। मैंने वो एक वीडियो में उनकी माताजी से पूछा था कि आपको शर्म आती है कि नहीं ऐसे बच्चे पे? आप खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है। गर्व नाम की कोई चीज तो करे वो। एक शिक्षक के घर में 50 लोग ले जाके आप पीट रहे हो, उसकी पत्नी बचाने आए तो उसका कपड़ा फाड़ रहे हो, इसमें बड़ी शेरानी वाली बात है। ऐसा है तो हम भी चले जाते हैं कहीं, फाड़ फोड़ के आ जाते हैं। गर्व करिएगा। सर एक एक और चीज है कि बिना दुबे महाराष्ट्र से चल करके बिहार आ जाते हैं, लेकिन वहीं मनीष कश्यप जो है यहाँ से भाग करके कहीं दूर चला जाता है। क्या लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं? भागने का सवाल, देखिए जो चोर होता है वही भागता है। लोग मुझे कहते थे कि तू वहाँ मुंबई में बैठ के वीडियो बनाता है, पटना आ तो तुझे ये कर देंगे, गोली मार देंगे। आ गया हूँ पटना, मारो गोली। अभी धमकी आई थी बेगूसराय दिख मत जाना, अभी 2-4 घंटे के बाद बेगूसराय भी पहुंचूंगा।
कोई तो माइका लाल होगा ना जो यहाँ छाती पे गोली मारेगा। मैं देखना चाहता हूँ कोस किसकी माँ ने दूध पिलाया। और रही बात ना, मैं आप लोगों को पूरे बिहार के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा ना, ऐसे चुट्टा लोगों को ना ज़्यादा अहमियत मत दिया करिए। मनीष कश्यप जैसे लोग केवल आपके भावनाओं से ठगते हैं और अपनी कमाई करते हैं। आज करीबन 80 करोड़ रुपए का साम्राज्य, उस काला साम्राज्य इसने बनाया। एक अदना-सा इंसान जिसको ठीक से बोलने नहीं आता और ठीक से पढ़ाई करके एक नौकरी नहीं कर पाया, वो आज 80 करोड़ रुपए सिर्फ़ बिहारियों की भावनात्मक ठगी का ही फल है जो दिख रहा है। कल को आप सोचिए ना, कोई कांड होता है जैसे तमिलनाडु, बिहार का ले लीजिए आप, तो उसमें नॉर्मल पुलिस में भी तो एफआईआर हो सकती थी। आर्थिक अपराध शाखा में ही क्यों एफआईआर हुआ? आर्थिक अपराध शाखा 2 करोड़ से ज़्यादा के मामलों में हैंडल करता है, जैसे हवाला हो गया, ड्रग्स रैकेट हो गया, आर्थिक क्राइम से जो पैसा बनाया जाता है, काला धन होता है, उसकी जाँच करता है। तो आर्थिक अपराध शाखा ने अगर मनीष कश्यप का नाम लेके एफआईआर लिया है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग या एक तरह से काले धंधे का एक पर्दाफाश इसकी गिरफ्तारी और जाँच के बाद आएगी सामने। तो बिहार पुलिस को क्या आगाह करना चाहते हैं? क्या मतलब बताना चाहते हैं कि इस तरह से आप लोग काम कीजिए जिस तरह से अपराधी पकड़ा जाए? वो खुद समझदार हैं सर, अच्छे-अच्छे आईपीएस लॉबी है। आप सोचिए देश में सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस बिहार से जाते हैं। मैं पूरा देश वो चला रहे हैं, बिहारी जो आईएएस, आईपीएस हैं पूरा देश चला रहे हैं, हम उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से सिर्फ़ वो तथ्य उनके पास तक पहुँचा देता हूँ कि सर ज़रा इस एंगल पे भी देखिए। शायद हो सकता है वो चीज़ वो ना सोच पा रहे हों या छूट गई हो, तो मैं बस उनको याद दिलाता हूँ। आज पटना भी आया हूँ तो कोशिश है कि बेगूसराय जाके वहाँ पे उनके लोगों को मिल के शाम को यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने बुलाया है, कुछ जाँच वो मुझसे भी जानना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या जानकारी है। तो शाम को कुछ अधिकारी हैं उनको बैठ के जो मेरे पास दस्तावेज़ आए हैं, इस केस के संबंधित वो दे के मैं निकल जाऊँगा वापस। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हिंदुस्तानी प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़ और जी20 न्यूज़। बाकी इस तथ्य को सुनने के बाद क्या लग रहा है कि राष्ट्रवादी है कौन? कौन बिहार को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? विनय दुबे या मनीष कश्यप? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।